रविकांत जी, एक चीज और है कि सिवाय अल्पसंख्यकों में के जब हम शब्द कहते हैं तो उसमें केवल मुसलमान नहीं है। शीतल सर ने बिल्कुल सही कहा। मैं देख रहा हूँ कि देश में जो दलितों का जो हाल हो रहा है वो भी कहीं अछूता नहीं है, और दलितों के संग भी खुल के बात रविकांत जी कोई कर नहीं पा रहे हैं। रायबरेली की एक घटना हुई, हमने देखा कि किस तरह एक दलित जाति के बच्चे को लोहे की चेन से मारा जा रहा है, उसको पैर चटवाए जा रहे हैं। तो अत्याचार जो है वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, लेकिन विपक्ष खुल के डर गया है। विपक्ष क्या, उसको लग रहा है कि अगर हम मुसलमानों, अल्पसंख्यकों की बात, दलितों की बात इनकी करेंगे तो ये जो सवर्ण समाज है, ये जो ताकतवर समाज है, ये जो हिंदू समाज जिसको बोलते हैं, ये सब छिटक जाएगा। और अगर ऐसे चलता रहा तो विपक्ष के पास में बचेगा क्या? ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जैसे शीतल सर ने कहा कि वो जनेऊ लगा के अगर वो सोचेंगे बीजेपी का मुकाबला करेंगे, तो बीजेपी तो इस खेल की मास्टर है, उससे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? रविकांत जी। देखिए, पहले मैं रायबरेली वाले ही प्रसंग पर आता हूं। मायावती ने कोई ट्वीट किया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक कदम उठाया, और वो भी तब जब 3-4 दिन तक वहां पासी समाज के कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया है। 400 से ज्यादा लोग वहां तपती धूप में खड़े रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी के कोई नेता हैं पासी समाज के, वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक उस दलित उत्पीड़न के न्याय के पक्ष में गुहार नहीं लगा रहा था। फिर जो अखिलेश यादव ने किया, अपने एक दूत को भेजा, आर के चौधरी को, और उसके बाद वो उस लड़के को, उसकी मां को लेकर के आए, और अखिलेश यादव ने पूरे तामझाम के साथ, जैसे दरबार में राजा साहब के पेश किया गया, और उसके बाद कुछ आर्थिक मदद दी, और जिस तरह का ट्वीट किया कि साहब सामाजिक न्याय सच्चा क्या है। कोई टिप्पणी ऐसी नहीं है कि जहां वो अपराधियों को सीधे आलोचना उसकी कर रहे हो, या दलित शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि इस तरह की डर कर की राजनीति अखिलेश यादव की कर रहा। और आपने खुद ही जिक्र किया शीतल जी ने कि फरसा लहराते हुए उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, और क्या रिजल्ट आया वो सब जानते हैं। लेकिन आज भी उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो सामाजिक न्याय जिस जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके लिए जुमला ही है, उसमें वो पक्ष में खड़े हो जाए। क्या उन्होंने डिमांड की है सरकार से? क्या कोई सरकारी नौकरी की डिमांड की है? उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई की बात की है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, माने उनकी आइडियोलॉजी को ही हम अगर दलितों के उत्थान के रूप में देखें, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि है। एक दफा वो मुंबई की वेश्याओं से बात कर रहे थे, और उन्होंने उनको कहा कि आप लोग ये काम छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जीविकोपार्जन कैसे होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सम्मान के साथ कहा कि बहनों, जीविकोपार्जन पेट भरने से ज्यादा जरूरी है सम्मान और स्वाभिमान। आप ये काम छोड़ दीजिए तो उससे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होगी। अब आज की तारीख में जो हो रहा है कि एक दबंग जाति के लोग उस बच्चे से अपना पैर चटवा रहे हैं, और ताज्जुब तो ये है संजय जी, आप इस मुद्दे को उठाइएगा, कि उसमें कोई भी ऐसी धारा नहीं लगी है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती हो, और जो भी अपराधी अभी पकड़े गए हैं उनको बहुत आसानी से जमानत मिल जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट उसमें लगा हुआ है, लेकिन कल को क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। तो ये तो मसला दलितों का है, और दलित तो अब एजेंडे पर रहा ही नहीं है। मायावती खामोश है, अखिलेश बाबू गोलमोल बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पता नहीं कहां है। अब ऐसे में पूरे जाटव बरादरी को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। माने वो जो पूरे दलित अस्मिता का सवाल था, सामाजिक न्याय का सवाल था, वो आज के राजनीतिक कुचक्र में खत्म हो रहा है। दूसरा जो आज का सवाल है, मुझे लगता है आप याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की तत्काल बाद नरेंद्र मोदी ने जो सभा की थी, और उसमें उन्होंने जो बयान दिया था, वो हिस्सा मुझे याद आ रहा है। उन्होंने बहुत डंके की चोट पर 56 इंची सीना करते हुए कहा था कि इस चुनाव में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर सके। आप सोच सकते हैं कि इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसकी गवाही देता है। और कोई भी राजनीतिक दल, छोड़ दीजिए मुसलमान, मसला यह है
कि इस देश में अल्पसंख्यकों के जो अपने अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, जो धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार हैं, वो अधिकार क्या सुरक्षित हैं? उन पर कोई विपक्ष बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और ऐसे दौर में कि जब हम मान सकते हैं कि भाई ये बहुसंख्यक की राजनीति का दौर है और इस समय नफरत बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस वक्त विभाजन हुआ था, सीमा सरहद के इलाकों पर मारकाट हो रही थी, लाखों लोग इधर से उधर हुए थे, उस वक्त क्या इस देश में इस तरह की नफरत नहीं थी? उन इलाकों में वो आज की तरह के दूरसंचार के साधन नहीं थे। लेकिन वहीं पंजाब से जब जवाहरलाल नेहरू अपने कैंपेन को शुरुआत करते हैं, तो वो कोई प्रलोभन नहीं दे रहे होते कि साहब 5 किलो राशन हम आपको देंगे या हम आपको लैपटॉप देंगे। जवाहरलाल नेहरू जिस डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें कैसा देश चाहिए, हम किस तरह के भारत का निर्माण करेंगे, पाकिस्तान की तरह का आपको धार्मिक राष्ट्र चाहिए या जैसा भारत था, जैसी भारत की आत्मा है, एक बहुल राष्ट्र आपको चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। और 1952 के पहले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती और इस देश ने आश्वस्त किया नेहरू को, कांग्रेस पार्टी को, कि नहीं, हम बहुल संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता, इन मूल्यों के साथ खड़े हुए। और नेहरू ने अपने कैबिनेट में और ज्यादा आश्वस्त किया कि जब वो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को अपने साथ लेकर के आते हैं और उन्होंने साबित किया कि ये आजादी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिलवाई है, ये आजादी पूरे हिंदुस्तान की आजादी है, पूरे भारत की आजादी है। तो वो एक पूरा भारत उन्होंने अपने कैबिनेट में भी दिखाया और इस तरह से इस देश के बनने की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज हम कहां पहुंच गए हैं? वो विचारधारा आज सत्ता में है, वो डंके की चोट पर ये कह रही है कि हम 15 साल में अखंड भारत बनाएंगे, जो रोक सकता है उसको खत्म कर दिया जाएगा, जो चुनौती पेश करेगा उसको समझा दिया जाएगा। ये इस देश के हालात हो गए हैं। जो संविधान की शपथ लेकर के पार्लियामेंट पहुंचते हैं, वो दलाल किस्म के लोग जो चुने हुए हैं जनता के द्वारा, वो क्या संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ मुसलमान का नहीं है या केवल दलित का भी नहीं, ये सवाल इस देश के लोकतंत्र का है और संविधान का है। अगर संविधान बचेगा तो अल्पसंख्यक ही नहीं, बहुसंख्यक भी बचेगा। आप आश्चर्य होगा आपको देख करके, जिस तरह के बच्चे इन दंगों में तलवारें लेकर के जा रहे हैं, कौन उनको प्रशिक्षित करके भेज रहा है? क्यों उनको अपराधी बनाया जा रहा है? और ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे क्या इसमें गृह मंत्री का बेटा है? क्या इसमें उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री का बेटा है, किसी उद्योगपति का बेटा है, किसी पूंजीपति का बेटा है? नहीं है ना। ये केवल दलित और पिछड़ों को अपराधी बनाने की साजिश चल रही है और इस देश को एक धार्मिक राष्ट्र बना करके इस देश को गृह युद्ध की तरफ झोंक देने की पूरी कोशिश चल रही है।